Okay, my dear. So now what we are going to start is a remaining topic called as a genetic drift, my dear. जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम है सीबॉल राइट इफेक्ट मेरे बच्चों, और इसको हम लोग कहते हैं नॉन डायरेक्शनल फैक्टर मेरे बच्चों. ठीक है. सो नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसीज. अब जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया मतलब अभी बता रहा हूं कि देयर इज अ प्लेस, फार्म है, एक फार्म है, और इस फार्म में जो है वो रेड बीटल्स रहते हैं बहुत सारे. ठीक है. और रेड बीटल्स के साथ साथ यहां पर और कौन रहता है? ब्लू बीटल्स भी रहते हैं, लेकिन ये ब्लू बीटल्स बहुत कम है मेरे बच्चों. ठीक है. तो नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है? नेचुरल सिलेक्शन बोलता है ये है कि एनी type of adaptation which natures want, and if you have that you can survive in that place, but this is not the all time condition. Genetic drift is a type of a phenomenon which can change, basically which can change natural selection, right? ऐसा भी हो सकता है. Now genetic drift plays a very important role in in giving a non-directional, I can say, or something called as a non-directional factor. So what do you mean by genetic drift? Genetic drift is nothing but any alteration in a gene frequency in natural population by pure chance. अरे बहुत जबरदस्त चीज बोला उन्होंने. यहां पे इस पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी, अब देखो हमारे पास यहां पे दो एलील्स दिख रहे हैं आपको. एक बीटल जो है वो रेड कलर का दिख रहा है जीन फ्रीक्वेंसी में, और दूसरा बीटल आपको ब्लू कलर का दिख रहा है. राइट. मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी में मैं अगर देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे 10 जो है वो रेड बीटल्स हैं और 2 जो है वो ब्लू बीटल्स हैं. तो चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, 2 जो है वो ब्लू बीटल्स हैं. ठीक है. रेशियो निकाल दिया इनका, तो क्या पता चलता है? इट इज 5:1 हो गया. ओके, 5:1 हो गया यहां पे. तो अब जब 5:1 दिख रहा है आपको यहां पे, मतलब हर एक ब्लू बीटल पे 5 रेड बीटल प्रेजेंट है. तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब जो फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं. ऐसा नहीं कि बस खाली ये तो मैंने रेशियो निकाल के दिखाया आपको. तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अगर इस गिवन जीन फ्रीक्वेंसी में, गिवन नेचुरल पॉपुलेशन में, अगर यहां पे गलती से भी बाय एनी प्योर चांस अगर अल्टरेशन हुआ तो इट कैन गिव अ बिग इफेक्ट माय डियर. जैसे कि इस फील्ड में गलती से ट्रैक्टर चल गया ऐसा. अब आप ध्यान से देख सकते हैं यहां पे कि ट्रैक्टर चलने की वजह से रेड बीटल्स भी मरे हैं और ब्लू बीटल्स भी मरे हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा ब्लू बीटल्स एक्चुअली वहां से एक्सटिंक्ट हो गए. जस्ट हैव अ चेक. एंड ये जो एलिमिनेशन हुआ है ना मेरे बच्चों, देखो इसका एग्जांपल रखा मैंने. सो एलिमिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलील. अब ब्लू वाला जो अलील था, ब्लू वाला जो ट्रेट था, अब ट्रेट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोलना है कि ट्रेट इज नथिंग बट इट्स अ डिटेक्टेबल वेरिएंट्स. इट्स अ डिटेक्टेबल वेरिएंट मेरे बच्चों. राइट. अब उस डिटेक्टेबल वेरिएंट के लिए जीन होगा कि नहीं जीन होगा? सर अब डिटेक्टेबल क्या होता है? चलो कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं. फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोला तो कैरेक्टर हो जाता है. जैसे बीटल का बॉडी कलर या तो रेड था या तो ब्लू था. ठीक है. बट ये तो था बेसिकली एक कलर. राइट. सो कलर ऑफ अ बॉडी अगर कोई बोले तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर. राइट. प्लीज याद रखो, नहीं याद रहेगा तो इसको याद कर लो. फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज कैरेक्टर. तो यहां पे कलर ऑफ अ बॉडी. ठीक है. तो कलर ऑफ अ बॉडी बोल दिया तो ये बन गया कैरेक्टर. लेकिन कलर में तो 2 कलर्स हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों ट्रेट. नाउ व्हाट इज ट्रेट? इट्स अ डिटेक्टेबल वेरिएंट. तो डिटेक्टेबल वेरिएंट है, लेकिन इन ट्रेट के लिए होगा यहां पर क्या? यहां पर होगा जीन. राइट. अब इसके लिए जो जीन होगा, मान लेते हैं रेड कलर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इट इज कैपिटल आर नाम का जीन. ठीक है. यहां पे रेड लिख देता हूं. कैपिटल आर नाम का जीन. राइट. और ब्लू
जो है इसके लिए हम लोग लिख देते हैं स्मॉल आर नाम का जीन। तो अब आप जो ये जीन देख रहे हैं मेरे बच्चों, इसी को बोलते हैं, ये दोनों को बोलते हैं एलील्स ऑफ ईच अदर या एलिलोमॉर्फिक। दिस इज एलिलोमॉर्फ्स या एलिलोमॉर्फिक पेयर। सो दीज आर अलील्स। अभी जो अलील की फ्रीक्वेंसी थी यहां पे, ये अलील की फ्रीक्वेंसी हो गई चेंज, राइट? ये अलील की फ्रीक्वेंसी हो गई चेंज मेरे बच्चों। और एक चेंज के चक्कर में हुआ क्या मालूम है? हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब आप पढ़ के देखिए, एनी ऑल्टरेशन, या ऑल्टरेशन तो हुआ है, एक ट्रैक्टर चली गई ऊपर से, और ट्रैक्टर क्या प्लान करके थोड़ी आई थी कि चल दूंगी मैं यहां से। सो एनी ऑल्टरेशन इन अ जीन फ्रीक्वेंसी इन नेचुरल पॉपुलेशन बाय अ प्योर चांस। अब नेचुरली सिलेक्शन हो रहा था, रेड कलर के बीटल्स ज्यादा थे और ब्लू कलर के बीटल्स थे, तो एक्चुअली कम से कम थे तो सही, राइट? तो नेचर ने दोनों को सिलेक्ट करके रखा था। लेकिन नेचर ने अगर दोनों को सिलेक्ट करके रखा है और एक ट्रैक्टर चल दिया उसके ऊपर से, तो एक तो एक्सटिंक्ट हो गया ना। दैट इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट मेरे बच्चों। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉजेज द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। यहां पे जो ब्लू कलर के बीटल्स थे, इनका पॉपुलेशन था बहुत कम, बहुत कम। तो स्मॉल पॉपुलेशन में आपको ये इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा दिखेगा मेरे बच्चों। द इंडिविजुअल अलील्स ऑफ अ जीन आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। ये ब्लू कलर के जो अलील्स थे, ये बहुत कम लोग दिखा पा रहे थे, राइट? एंड इफ दीज अलील्स आर लॉस्ट, जो लॉस्ट हो गए, इफ दीज अलील्स आर लॉस्ट, पक्की बात है अलील तभी लॉस होगा जब इंडिविजुअल लॉस होगा। अब वो तो इंडिविजुअल चला गया और उसने रिप्रोड्यूस भी नहीं किया। रिप्रोड्यूस करता, कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते, मतलब कुछ उसके ऑफस्प्रिंग्स प्रेजेंट होते, तो शायद वो आगे चले भी जाता। बट यहां पे फ्रीक्वेंसीज वर ड्रिफ्टेड मेरे बच्चों। ड्रिफ्टेड का मतलब धीरे धीरे खत्म हो गया मेरे बच्चों, राइट? एंड दिस इज व्हाट इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। बट जेनेटिक ड्रिफ्ट हैज टू रैमिफिकेशंस जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहला विल बी अ बॉटलनेक इफेक्ट मेरे बच्चों। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बॉटलनेक इफेक्ट, ये भी देख लेते हैं। और दूसरा रैमिफिकेशन जो हम देखने वाले मेरे बच्चों, वो होगा फाउंडर्स इफेक्ट मेरे बच्चों। आपके बुक में फाउंडर्स इफेक्ट दिया हुआ है, राइट? और बॉटलनेक इफेक्ट नहीं दिया हुआ है। एक बार आप ले लीजिए, देख लीजिए, मैं आपको फिर आगे का बताता हूं। ओके, सो यहां पर रहा बॉटलनेक इफेक्ट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाउंडर्स इफेक्ट। ओके, चलो पहले थोड़ा बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ लेते हैं जो आपके बुक में नहीं है। नाउ इट इज नथिंग बट अ डिक्रीज इन अ जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। चीता का पॉपुलेशन अफ्रीका में डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ हंटिंग, ठीक है? अब ये डिक्रीज नंबर था क्योंकि हमने चीता को गोली मार दी, तो नंबर ऑफ चीता हो गए कम। तो अब जब नंबर ऑफ चीतास हो गए कम, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी हो गई कम, है ना? सो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी क्या हो गई मेरे बच्चे? कम हो गई। अब जो प्रेजेंट चीता बचे हैं, ये तो बेचारे ससेप्टिबल हो गए टू द नंबर ऑफ व्हाट? फेटल डिजीज। अब अगर नंबर ऑफ फेटल डिजीज को जो है वो क्या हो जाएंगे, अगर बेचारे ससेप्टिबल हो जाएंगे, जो प्रेजेंट चीतास प्रेजेंट है अभी, सो अगर ये ससेप्टिबल हो गए क्योंकि इनके पास अब जो है वो ज्यादा कैरेक्टर्स और ज्यादा रेजिस्ट करने वाले जीन्स नहीं बचे, तो अगर इन इंडिविजुअल्स को डिजीज हो जाए तो क्या ये चीताज बचेंगे या दे विल बी ऑन द पाथ ऑफ एक्सटिंक्शन? अब दे विल बी ऑन द पाथ ऑफ एक्सटिंक्शन एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड माय डियर। इसी को कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। तो बेसिकली बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है? बॉटलनेक इफेक्ट में अगर कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन था बट किसी कारण की वजह से वो पॉपुलेशन हो गई कम, बाय एनी रीजन। अब मैंने यहां पे चीता का पॉपुलेशन लिया और मैंने ह्यूमन बीइंग का हंटिंग दिखाया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि द वेरिएबिलिटी, द जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन देम, इट गॉट डिक्रीज। ना इन देम मतलब इंडिविजुअल चीता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर द पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, राइट? तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी वेंट ऑन डिक्रीजिंग। अब मान लेते हैं कि वो जो बचे हुए लोग हैं वो दे आर ससेप्टिबल टू डिजीज, मान लेते हैं। और जैसे ससेप्टिबल टू डिजीज हुए, धीरे धीरे अगर उनको डिजीज लगना चालू हुआ, दे विल डाई,
दैट इज व्हाट इज बॉटलनेक इफेक्ट, और इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। लेट्स जंप टू फाउंडर्स इफेक्ट मेरे बच्चों। व्हेन वन और फ्यू इंडिविजुअल आर डिस्पर्स्ड एंड दे बिकम फाउंडर ऑफ अ न्यू आइसोलेटेड पॉपुलेशन। चलो आ जाते हैं, अब देखते हैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये जो बीटल प्रेजेंट थे, मान लेते हैं कि ये बीटल और ये फार्म ये एक आइलैंड पे था। just try to understand that these beetle and these farms are present on a dash island। एक आइलैंड पे प्रेजेंट है। चलो ये यहां पे रेड कलर्ड बीटल है, ठीक है, ओके, ये रेड कलर्ड बीटल, और यहां पर आ गए हैं ये ब्लू कलर्ड बीटल्स ऑल्सो यहां पे है, ठीक है, और यहां पर है पूरा ओशन, और यहां पर एक छोटा सा है आइलैंड। नाउ व्हाट हैपेंड मेरे बच्चों, क्या होता है यहां पे कि यहां से कुछ यहां पे क्योंकि ये विंड, ये यहां पे वाटर प्रेजेंट है, तो विंड होने की वजह से कुछ बीटल जो वो उड़े और उड़ के दे रीच टू दिस आइलैंड, ये यहां पे पहुंच गए, ठीक है, और यहां पे जाने के बाद दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, और ये बहुत सारे हो गए यहां पे ऐसे, राइट, हाँ या ना। सो ये जो दो आए थे ना मेरे बच्चों, दे आर टर्म्ड एज फाउंडर्स। अब इस आइलैंड पे पहले ऐसे बीटल्स नहीं रहा करते थे, पहले जो है वो दूसरे टाइप के बीटल्स रहते थे, देखो ऐसे वाले, ये छोटे छोटे ऐसे ऑरेंज कलर वाले बीटल्स। लेकिन अब क्या हुआ कि वो विंड की वजह से दो जैसे दो बीटल उड़ के उधर चले गए, और जाने की वजह से क्या हो गया, जब वहां पे हो गए तो इन्वायरमेंट उनको फेवरेबल मिला एंड दे स्टार्टेड फ्लरिशिंग एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ बीटल्स, ब्लू कलर्ड बीटल्स। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे बच्चों यहां पे, दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज अ फाउंडर्स इफेक्ट। दे आर फाउंडर्स मेरे बच्चों। तो व्हाट हैपेंड मैं आपको एक बार और बता दूं। When one or few individuals are dispersed, जैसे मैंने बताया आपको कि बीटल क्या कर रहा है मेरा बच्चा, डिस्पर्स कर रहा है। So when one or few individuals are dispersed and these beetle became founder of a new isolated population at some distance from the place of the origin, हाँ या ना, the allele that they carried मेरे बच्चों, they were of special significance। Even if these alleles are rare in a source population, मैंने बताया ना पहले से वहां पे थोड़े मोड़े ऑरेंज जो है वो बीटल्स रहते थे, तो अगर ये अलील्स कम भी है वहां पर तो क्या होगा, यहां पे धीरे 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 वो ब्लू कलर वाले बीटल धीरे धीरे वो रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड रिप्रोड्यूस करने के बाद वो हो जाएंगे ज्यादा नंबर में, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फाउंडर्स इफेक्ट। अब आप बोलेंगे सर लेकिन हमको ये बात ना कहीं याद आती है, किसी न किसी टॉपिक में आपने कुछ दूसरे फॉर्म में ऐसा पढ़ाया था। यस, डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे गए थे तो जो उनको डार्विन फिंचेस मिल रहे थे, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस ओनली माय डियर। वो फिंचेस, वो छोटे छोटे बर्ड्स एक जगह से उड़ के दूसरे आइलैंड पे चले गए, एंड वहां पे जाके उन्होंने रिप्रोड्यूस किया और वहां पे रहे और वो फ्लरिश हुए, एंड देयरफॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ डार्विन फिंचेस आपको अलग अलग आइलैंड्स पे मिलना चालू हुआ मेरे बच्चों। समझ में आया माय डियर? तो प्लीज ये पॉइंट आप याद रखिए। ओके माय डियर, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कि हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल गेट्स अफेक्टेड बाय, देयर आर सर्टेन 5 प्रॉब्लम्स, 5 फैक्टर्स कह सकता हूं, जो अफेक्ट कर देते हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को, जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को स्टेबल नहीं रखते, ठीक है ना। सो और ये होना भी चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये होगा तो ही इवोल्यूशन होगा, राइट। सो द वेरी फर्स्ट वाज जीन माइग्रेशन, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। जीन माइग्रेशन इज आल्सो टर्म्ड एज जीन फ्लो। सेकंड बात थी जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। नेक्स्ट वाज म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो आपको नहीं बताया, बट बता देता हूं कि म्यूटेशन इज सडन irreversible change occurring in a DNA which will change the genetic part or a gene, जिसकी वजह से जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, और जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, हमारे बॉडी के बाहर के कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, राइट। अब उसके बाद आता है तुम्हारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नाउ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इट अकर्स इन all the individuals basically who reproduce sexually, and the very big role is played by meiosis। मैं और आप, हम सब अपने मम्मी पापा से डिफरेंट दिखते हैं, क्यों, क्या रीजन है? द रीजन इज उनके गैमेट्स,
उनके बॉडी के अंदर जब वो गैमेट्स फॉर्म हो रहे थे तो मियोसिस हुआ था मेरे बच्चों. So during gamete formation, that is formation of a sperm and ovum, the allele present on the parental chromosome, they separate and form a new combination मेरे बच्चों. This result in genetic recombination. और तुम जानते हो मेरे बच्चों, ये प्रोसेस अकर होता है एक प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस 1. और मियोसिस 1 में आपको पता होगा प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में आपको पता होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. सो यहां पर पैचिटीन नाम का एक प्रोसेस आता है. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन नाम का एक प्रोसेस आता है जहां पर क्रॉसिंग ओवर नाम का एक प्रोसेस होता है जहां पे देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल and the new recombinants are formed in basically in this prophase 1. So the offspring produced from the gametes, right, shows a new combination of character and are called as a recombinant मेरे बच्चों. प्लीज याद रखना, म्यूटेशन के बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. अब आता है नंबर नेचुरल सिलेक्शन का मेरे बच्चों. नेचर सिलेक्ट दोज वेरिएशन विच आर हेरिटेबल माय डियर. अब हेरिटेबल का मतलब क्या? able to get inherited या able to be inherited, right, and which makes the survival more better of the individual. है ना, इंडिविजुअल का सर्वाइवल ज्यादा बेटर हो जाना चाहिए. and bearing these useful variations ना are enable to reproduce and then produce more and more number of progeny मेरे बच्चों. मतलब नेचर सिलेक्ट करता है उस वेरिएशन को जो हेरिटेबल होगा, मतलब जो एबल टू बी इनहेरिटेड या एबल टू बी ट्रांसमिटेड होगा, और जो आपके सर्वाइवल प्रोसेस को ज्यादा अच्छा बना देता है. सो जो ये इंडिविजुअल ये इस टाइप के कैरेक्टर अपने बॉडी में जो रखते हैं, जो नए नए डिफरेंट टाइप के अलील्स जो फॉर्म में अगर वो बॉडी में है और अगर नेचर उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, so yes they will reproduce and they will produce large number of progeny with that characters my dear, जो आपने फाउंडर्स इफेक्ट में देखा था, राइट मेरे बच्चों. सो नेचुरल सिलेक्शन ना इट ऑल्सो लीड्स टू अ चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी मेरे बच्चों. however the effect of natural selection on different traits can be 3 types: stabilizing, directional, disruptive. stabilizing ये वाला यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा. सो इट इज स्टेबलाइजिंग. मेरे ख्याल से 2019 या 2020 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन था. स्टेबलाइजिंग पहला, दूसरा आएगा डायरेक्शनल, और तीसरा आएगा समथिंग कॉल्ड एज व्हाट मेरे बच्चों? डिस्ट्रप्टिव. ओके, डिस्ट्रप्टिव. सो ये सीखना बहुत जरूरी है हमको. ये 3 ग्राफ से आपको समझ में आएगा माय डियर. इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने देखा है नीट में आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाएगा. सो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन. अब व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन मेरे बच्चों? तो स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन को पढ़ने के पहले थोड़ा सा याद देख लेते हैं कि मैंने बनाया क्या है बेसिकली. ठीक है, सो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फिनोटाइप. ये वाला, यहां वाला, ऊपर वाला, ये वाला ग्राफ का ये वाला पार्ट बोलता है. दूसरा ये जो बीच में हमने रखा है वो मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड. मैंने अभी यहाँ पे जो बनाया है, मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग के हाइट को लेके थोड़ा सा डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मेरे बच्चों. तो ये जो बीच में जो हमने लाइन खींची हुई है ये मीडियम साइज इंडिविजुअल्स है, और यहां पे ये फेवर करती है किस टाइप के फिनोटाइप को? बाय नेचुरल सिलेक्शन. माने नेचर जो है वो मीडियम साइज इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ यहां पर आपको दिख रहा है. तो सर स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन क्या है? मैं आपको वापस बता दूं. ये ग्राफ में हम ये दिखा रहे हैं. आप लेफ्ट साइड में जाएंगे टॉलर, राइट साइड में जाएंगे. अच्छा, आपके राइट साइड ये वाला, ठीक है. तो जब आप देख रहे होंगे तो इट्स ये दिस विल बी योर राइट साइड, दिस विल बी योर लेफ्ट साइड, दिस विल बी योर सेंटर, राइट. सो आपके राइट साइड में इस तरफ, यहां से इस तरफ अगर मैं जाऊं तो मैं ये देखूंगा कि दीज आर ड्वार्फ पीपल्स. ये नीचे उतर रहा है देखो. एंड दीज आर टॉलर पीपल्स. और बीच में आते आते यहां पर जो है वो मीडियम साइज इंडिविजुअल्स है यहां पे. ठीक है. सो अब स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा.
if nature favor those individual in a population which possess the mean character value, अगर नेचर उन इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहा है जिसके पास मीन कैरेक्टर वैल्यू, अब मेरी हाइट आप देखिए, माई हाइट इज 5'7", अब नेचर है ना, नेचर मेरे जैसे लोगों को ज्यादा सिलेक्ट कर रहा है। आप 6 फुट 6.5 फुट के लोगों को आप उनका कैलकुलेशन कर लीजिए, आप 5 फीट 7 इंचेस के लोगों का कैलकुलेशन कीजिए, और आप 5 फीट के या 4 फीट के या 3 फीट के लोगों का कैलकुलेशन कीजिए, आपको 5'7" वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। माने इंडिया का ये पार्ट, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, चाइना का नहीं, नेपाल का नहीं, कोरिया का नहीं, राइट, इंडिया का ये पार्ट, व्हाट इट इज डूइंग माय डियर, आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है वो फेवर कर रहा है, द नेचर इज फेवरिंग सच टाइप ऑफ हाइट, राइट। अगर ऐसा मीन कैरेक्टर वैल्यू वाला अगर बात आ जाए तो देन इट इज सेड टू बी दैट द नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रेट। मेरे बच्चों वापस कहना चाहूंगा मैं, इफ नेचर फेवर्स दोज इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन which possess the mean character value, then it is said to be what? Then it is said that natural selection leads to what? Leads to the stabilization of the trait, of basically the trait जो मैं trait बता रहा हूं यहां पे। तो ऐसे मौके पे क्या होगा, यहां पे it is favoring a medium sized, मैं लिख देता हूं यहां पे भाई, मीडियम साइज्ड लोगों को, मीडियम साइज लोगों का जो है वो चयन हो रहा है, नेचर जो है वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है मीडियम साइज लोगों को। किसको सिलेक्ट कर रहा है मेरे बच्चों, मीडियम साइज लोगों को सिलेक्ट कर रहा है। अब मीडियम साइज लोगों को, इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर रहा है, तो इस सिलेक्शन को हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एंड कमाल की बात बताऊं, द पीक ऑफ अ बेल शेप्ड ग्राफ गेट्स हायर एंड नैरोअर as a nature tries to decrease the peripheral characters, माने टॉलनेस भी हो जाएगा कम, तो ये ऐसा बनेगा, इधर से ऐसे, लाइक दिस, इस टाइप से बनेगा यहां पे ऐसे, ठीक है। और ये वाला डॉर्फनेस भी कम करना रहेगा नेचर को, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे, माने ये और पतला हो गया पीक। आप ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा पीक और पतला हो गया। सो अगर आपको कभी भी पीक पतला दिखने लग जाए किसी ग्राफ का, बेसिकली इस चीज को लेके पीक अगर पतला दिखने लग जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन तैयार हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, डायरेक्शनल, राइट। तो स्टेबलाइजिंग के बाद आएगा क्या मेरे बच्चों, डायरेक्शनल आएगा मेरे बच्चों। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस डायरेक्शनल सिलेक्शन, बहुत लॉजिकल बात है मेरे बच्चों। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है, if a selection acts to eliminate one extreme form and supports the other extreme form, then the peak shifts। अब यहां पे मैं ऐसा शिफ्ट दिखाऊंगा, then the peak shifts in the direction which is selected by a nature मेरे बच्चों। एंड यू नो, इसका अगर मैं एग्जांपल ले लूं यहां पे, तो either tall or dwarf individuals are selected rather than medium sized। अब यहां पर देखो ये पीक हो गया उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, माने यहां पे देखो ये नंबर ज्यादा हो गया, ये देखो, और यहां पे ये देखो ये नंबर कम हो गया, दिख रहा है आपको। सो दिस पार्ट अगर आप देखेंगे मेरे बच्चों यहां पे, तो आप देख सकते हैं इधर कि ये वाला इतने दूर का पार्ट ना बच्चा, ये वाला है ना, ये वाला देखो, ये वाला ज्यादा ही नंबर दिख रहा है, और ये वाला जो रहेगा ना, चलो ये वाला बता दूं, ये देखो ये कम इन नंबर दिख रहा है आपको, ये देखो ऐसे। सो इससे क्या पता चलेगा मेरे बच्चों, इससे ये पता चलेगा कि पीक इज गेटिंग शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन, देखो ना, तो ये नंबर हो गया ज्यादा। सो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल, या फिर मेरे बच्चों डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मेरे बच्चों, ठीक है। सो डायरेक्शनल सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन शब्द याद रखना मेरे बच्चों। मैं आपको बता दूं, द वेरी गुड एग्जाम्पल इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। बच्चों इसका एग्जाम्पल ना इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है। आप सोच के देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले लाइट कलर्ड मॉथ, अब मैं वापस बोलना चाहूंगा लाइट कलर्ड पेपर्ड मॉथ या फिर व्हाइट विंग्ड मॉथ, याद आया?
तो ये व्हाइट विंग्ड मॉथ या लाइट कलर्ड पेपर्ड मॉथ का नंबर ज्यादा था, बट ड्यू टू समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, सूट बहुत ज्यादा हुआ, तो पहले वो पॉपुलेशन ऐसा था, ठीक है, सूट बहुत ज्यादा हुआ तो क्या हो गया यहां पे कि लाइट कलर्ड मॉथ का नंबर हो गया कम और डार्क कलर्ड मॉथ का नंबर हो गया ज्यादा, या मेलानाइज्ड मॉथ का नंबर हो गया ज्यादा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्शनल वाला, डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसके बाद आता है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। अब अगर आप हाइट को लेके बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पता नहीं कुछ तो ऐसा नेचर में चेंज आया कि टॉल पीपल होने लग गए ज्यादा इन नंबर, मीडियम साइज पीपल हो गए कम इन नंबर, और छोटे पीपल भी होने लग गए कम इन नंबर। अगर नेचर ने कुछ ऐसा गेम किया है तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल। शब्द याद रहे मेरे बच्चों, डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब आता है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, बड़ा गजब का सिलेक्शन। इफ द सिलेक्शन डज नॉट फेवर द मीन कैरेक्टर वैल्यू, इफ सिलेक्शन डज नॉट फेवर व्हाट मेरे बच्चों, मीन कैरेक्टर वैल्यू, रादर देन दैट, यहां पे पेरिफेरल कैरेक्टर को इज्जत मिल रहा है भाई। याद रखो मैंने क्या बोला, पेरिफेरल कैरेक्टर को ज्यादा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पेरिफेरल कैरेक्टर्स इंक्रीजिंग। पता चल रहा है पॉपुलेशन में सब या तो लंबे लंबे हो गए या तो सब छोटे छोटे हो गए। हमारे जैसे लोगों का छुट्टी अगर हो गया है तो इट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रप्टिव पॉपुलेशन। डिस्ट्रप्टिव पॉपुलेशन नहीं बोलूंगा, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन बोलूंगा। सो इफ द सिलेक्शन डज नॉट फेवर्स द मीन कैरेक्टर वैल्यू। देखो पहले वाले में तो मीन कैरेक्टर वैल्यू मतलब मैं, हमारे जैसे लोग जो ना ज्यादा लंबे हैं ना ज्यादा छोटे हैं, तो मीन कैरेक्टर वाला आ गया, राइट। अब आप देखते हैं डायरेक्शनल वाला, जिसमें आपको मैंने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जांपल दिया। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रप्टिव वाला। डिस्ट्रप्टिव में मेरे को बताओ, पेरिफेरल कैरेक्टर्स, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यूज विल गेट व्हाट, विल बी फेवर्ड बाय अ नेचर, यस और नो। हाँ, और जो मीन कैरेक्टर वैल्यू होगा वो हो जाएगा नीचे। अगर ऐसा हुआ तो देयर विल बी टू कर्व्स, one will be here and there will be here and there will be a depression formed in the center मेरे बच्चों। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। इसके बाद का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर, हैव अ गुड डे।